हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साइंस का नेक्स्ट टॉपिक। आपको पता है इससे पहले मैं आपको एसिड का टॉपिक कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ। आज की क्लास में हम बेसिस का टॉपिक पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सोल्ट यानी कि लवण के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो आप इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। ये क्लास आपकी जो HSSC ग्रुप डी का एग्जाम है उसके लिए और साथ साथ आपकी जो चंडीगढ़ PRT का एग्जाम है जिसमें भी 15 मार्क्स की साइंस रहने वाली है, दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वली इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें सारा हम NCERT बेस पढ़ रहे हैं। ये सारा का सारा जो टॉपिक है वो NCERT बेस है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, लास्ट तक पढ़िएगा। आपके लिए इक्वली और हेल्पफुल रहने वाली है ये क्लासेस जो मैं अभी आपको कराने जा रही हूँ। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको अगर हमारे ये आप देख सकते हैं ऐसे PRT चंडीगढ़ का ये लिखा हुआ है हैंड रिटन नोट्स जो है। आपको अगर हमारे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आपको पता होगा कि मैंने आपको कंप्लीट जनरल अवेयरनेस और साथ साथ कंप्लीट सोशल साइंस पढ़ा दिया है। सोशल साइंस में मैंने आपको सारी पॉलिटी पढ़ाई है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई है, तो ये सारा मैंने आपको पढ़ाया है चैनल पर। इसके साथ साथ अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स में आपको पॉलिटी मिलेगी, मॉडर्न हिस्ट्री मिलेगी, कुछ टॉपिक ज्योग्राफी के और कुछ टॉपिक आपको उसमें इकोनॉमिक्स के देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आपका मन करता है इसको परचेज करने का तो आप परचेज कर सकते हैं। साथ साथ इसमें जनरल अवेयरनेस और स्टैटिक जीके भी रहने वाली है और जस्ट ₹49 में है। ये ऑफर आपका सिर्फ 20 अक्टूबर तक है। इसके बाद में इस बैच का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा, तो आप इसको परचेज करना चाहें तो परचेज कर सकते हैं। 20 अक्टूबर का टाइम है, 20 अक्टूबर तक 49 है, इसके बाद में ये बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ, अगर आपको मान लो जैसे साइंस करनी है तो साइंस हमारे चैनल पर हो ही रही है, तो ये यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपको ये क्लासेस देखनी है सोशल साइंस की तो ये ऑलरेडी मैंने कराई हुई है। जनरल अवेयरनेस, स्टैटिक जीके सारी क्लासेस करा रखी है। अगर आपका मन करता है तो आप उन्हें भी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको लगता है आपके लिए हेल्पफुल है तो ये आप इसे परचेज कीजिएगा, अदरवाइज तो आपको क्या ज़रूरत है इसे परचेज करने की। तो यहाँ पर अब हम पढ़ लेते हैं टॉपिक जो है वो बेसिस का टॉपिक पढ़ लेते हैं। आपको पता है इससे पहले मैंने आपको सारा एसिड के बारे में बता दिया था, एसिड टेस्ट में कैसे होते हैं, कैसी भाषा का शब्द है, सारा हम पढ़ चुके थे। इसकी रासायनिक गुण धर्म क्या है, इसकी क्वालिटीज़ क्या है, किसके साथ में रिएक्शन करके एसिड जो है वो क्या बनाते हैं, कितने टाइप के एसिड्स है, लैक्टिक एसिड किसमें होता है, ऑक्सैलिक किसमें होता है, ये सारा मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो यहाँ पर ये आज हम पढ़ेंगे बेसिस के बारे में, यानी कि जो अक्षर होते हैं उनके बारे में। अक्षर है यानी कि बेसिस होता है, मैं आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में पढ़ाती हूँ तो आपको समझ में भी आ जाता होगा। ठीक है, तो अक्षर होते हैं वे रासायनिक पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिलिक आयन मुक्त कर देते हैं। आपको पता है मैंने आपको जब एसिड पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि वो हाइड्रोजन को जो है वो रिलीज कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अक्षारक होंगे ना वो किसको रिलीज करेंगे, OH को रिलीज करते हैं। OH को क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं और अपने ऊपर क्या बना लेते हैं, प्रोटोन ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो अपने ऊपर क्या ग्रहण करते हैं, प्रोटोन का ग्रहण करते हैं। और जो ये हाइड्रोक्सिलिक एसिड होता है, हाइड्रोक्सिलिक आयन होता है, उसको क्या करते हैं ये उसमें मतलब रिलीज कर देते हैं, हटा देते हैं अपने ऊपर से, इसको रिलीज कर देंगे। अब अगर हम बेसिस के टेस्ट की बात कर लेते हैं तो ये कैसे होते हैं, टेस्ट में कड़वे होते हैं, लेकिन एसिड जो थे वो टेस्ट में कैसे थे, खट्टे थे। मैंने आपको बताया था एसिड कैसे हैं, टेस्ट में खट्टे हैं, लेकिन जो बेसिस होते हैं उनका टेस्ट कैसा होता है, कड़वा होता है। ये स्पर्श करने पर जो ये आपके अक्षर होते हैं, स्पर्श करने पर कैसे होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, साबुन के जैसे चिकने होते हैं। तो आपको याद रखना है कैसे होते हैं ये आपसे ना एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ये जैसे मैं आपको बता रही हूँ टेस्ट कैसा होता है, जो इनको जब हम स्पर्श करते हैं तो कैसे होता है, ये एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इनका जो टेस्ट है वो कैसा होता है, कड़वा होता है। जब हम इन्हें स्पर्श करते हैं तो साबुन के जैसे कैसे होते हैं, ये चिकने होते हैं। ये आपको याद रखना है। बेसिस जो है ये क्या करेंगे, लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं, रेड टू ब्लू में चेंज कर देंगे। ठीक है, बेसिस क्या होते हैं, रेड को किस में चेंज करते हैं, ब्लू में। मैंने आपको एसिड वाला पढ़ाया था, AB एसिड क्या करते हैं, ब्लू को रेड में चेंज करेंगे। तो ये एसिड का मैंने कहा था A से याद रखोगे, AB से और R से। ठीक है, तो आपको दूसरे वाला अपने आप याद हो जाएगा। तो एक का अच्छे से याद रख लेना, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, दूसरा उसका अपोजिट है। तो बेसिस क्या होते हैं, लाल लिटमस पेपर को किस में चेंज करेंगे, ब्लू में चेंज कर देते हैं। तो ये आपको याद रखना है। उसको एसिड को याद रख लेना ABR से, A फॉर एसिड, B फॉर ब्लू, R फॉर रेड। ठीक है, तो एसिड जो है वो मतलब ब्लू को किस में चेंज करेंगे, रेड में। और यहाँ पर जो बेसिस है इसका आएगा बेसिस BRB। ठीक है, तो बेसिस का है BRB, एसिड का है ABR।
ऐसे शॉर्ट फॉर्म से भी आप इसे याद रख सकते हैं क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर मेथिल ऑरेंज जो है, मेथिल ऑरेंज को पीले रंग में चेंज कर देता है, तो ये भी याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। फिनोल्फ्थलीन को गुलाबी रंग में चेंज करेगा, ठीक है। इसके बाद जो एसिड है, एसिड के साथ में रिएक्ट करके उन्हें न्यूट्रल कर देते हैं। जो बेसिस होंगे ना वो क्या करेंगे, बेसिस जो है वो एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देते हैं। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। जब एसिड की और बेस की आपस में रिएक्शन कराई जाती है तो दोनों मिलकर एक दूसरे को क्या करेंगे, न्यूट्रल कर देंगे और क्या रिलीज करेंगे, क्या बनाएंगे, सोल्ट और वाटर का निर्माण करेंगे। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके बेसिस के, अक्षार होते हैं ये, जिनके पीछे भी आपको OH देखने को मिलेगा। वो आपके मोस्ट ऑफ क्या देखने को मिलते हैं, आपको बेसिस देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर है टाइप ऑफ बेसिस। बेसिस के टाइप क्या है, ये होता है जल में विलयता के आधार पर। बेसिस जो होते हैं, बेस्ड होते हैं सॉल्युबिलिटी इन वाटर, किसके आधार पर होते हैं, जल में घुलनशीलता के आधार पर जो बेसिस है वो कैसे होते हैं। बेसिस जो है बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी इन वाटर, इसमें स्ट्रॉन्ग बेस भी आते हैं और वीक बेस भी आते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस में क्या आएगा, ये बेसिस जो है जलीय विलयन में पूर्णतः घुलकर क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे। तो ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होता है इनका, मतलब सॉरी यहाँ पर हाँ ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। स्ट्रॉन्ग बेस को ना हम एल्काइली के नाम से जानते हैं, इसी को हम अक्षार कहते हैं। और ये क्या उत्पन्न करते हैं, OH आयन उत्पन्न करते हैं, रिलीज करेंगे OH आयन को, ठीक है, जिनके लास्ट में क्या देखने को मिलेगा, OH आयन देखने को मिलेगा, जो बहुत जल्दी क्या करेंगे, OH का रिलीज कर देंगे। जैसे उसमें मैंने आपको बताया था, जो बहुत जल्दी हाइड्रोजन को रिलीज कर देते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, और जो बहुत जल्दी OH को रिलीज करेंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। इसमें एग्जाम्पल है KOH, CaOH2। इसके बाद हम बात कर लेते हैं वीक बेस की। वीक बेस में जो जलीय विलयन में नहीं घुलते हैं, पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, वीक बेस होते हैं, और जो अक्षारक कम यानी कि इनको कम रिलीज करते हैं, तो ये क्या होंगे, वीक बेस होते हैं। तो मैंने आपको कल ऐसे भी बताया था, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो कैसे होते हैं, एकदम बेवफा टाइप के होते हैं, बहुत जल्दी रिलीज कर देंगे, बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। लेकिन जो वीक वाले होते हैं वो कैसे, लॉयल टाइप के होते हैं। तो आप इसको भी ऐसे ही याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका फॉर्मूला है, वीक बेस का फॉर्मूला है। इसके बाद है सांद्रता के आधार पर अक्षारकों का वर्णन। अब मैंने वहां भी आपको सांद्रता के आधार पर बताया था, यहाँ पर भी आप ऐसे याद रखेंगे, सांद्रता के आधार पर कंसंट्रेटेड बेस कहते हैं इसे, जैसे सांद्र अक्षारक है। सांद्र अक्षारक क्या होंगे, वह जलीय विलयन जिसमें अक्षारक की मात्रा क्या होती है, अपेक्षाकृत ज्यादा होती है, जिसमें जो बेसिस है ना वो क्या होते हैं, अपेक्षाकृत ज्यादा देखने को मिलते हैं। जिसमें क्या होगा, मतलब जैसे अक्षारकों की मात्रा, कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें बेसिस जो है वो ज्यादा है, वो क्या होता है, सांद्र अक्षारक होता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिखा है, सांद्र सोडियम हाइड्रेट, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं तनु अक्षारक की। तनु अक्षारक में जलीय विलयन होगा जिसमें अक्षारक की मात्रा क्या होती है, कम होती है, जिसमें बेसिस कम होते हैं, जैसे तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड। जिसमें ज्यादा मात्रा होगी वो ज्यादा वाले होंगे, सांद्र वाले होंगे, जिसमें कम होगा वो तनु होगा, ठीक है, तनु अक्षारक होता है। अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द एसिडिटी ऑफ द बेस। जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे बेस करता है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द एसिडिटी ऑफ द बेस, ठीक है। यहाँ पर अम्लीयता के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। तो ये है मोनो एसिडिक बेस। पहला क्या है, यहाँ पर मोनो एसिडिक बेस है, यानी कि एकल अम्लीय अक्षारक है। इन अक्षारों में केवल एक हाइड्रोक्सिलिक आयन उपस्थित रहता है, ओनली 1 OH होगा इसमें लास्ट में सिर्फ आपको क्या देखने को मिलेगा, एक OH देखने को मिलेगा। इसलिए हम इसे किसके नाम से जानते हैं, मोनो एसिडिक बेस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर यही बात लिखी गई है, इन अक्षारकों में केवल एक हाइड्रोक्सिलिक आयन उपस्थित होता है तथा ये एक हाइड्रोजन आयन के साथ में क्या होते हैं, समायोजित होते हैं। तो यहाँ पर आपको OH देखने को मिलेगा, ओनली 1 OH होगा, तो ये मोनो एसिडिक बेस होता है। इसके बाद है डाई एसिडिक बेस। डाई एसिडिक बेस क्या होता है, जिसमें 2 हाइड्रोक्सिलिक आयन प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जिसमें आपको 2 OH देखने को मिलेंगे, OH2 इस टाइप में देखने को मिलेगा, वो आपका डाई एसिडिक बेस होगा। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, आयरन हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, तो ये आपके डाई एसिडिक में आते हैं। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं ट्राई एसिडिक बेस।
इसमें 3 हाइड्रोक्सिलिक प्रेजेंट होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है तो ये आपका क्या होगा, ट्राई एसिडिक बेस होगा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आए होंगे। मोनो वाले में सिर्फ एक OH होगा, डाई वाले में 2 H होंगे और ट्राई वाले में 3 H होंगे। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, इन अक्षारकों का जो उपयोग है वो कहाँ कहाँ पर होता है। ये जो अक्षारक है बेसिस है, किस में यूज किए जाते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट बेसिस है हमारे पास में, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर है NaOH। NaOH का पूरा नाम होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी 1 सेकेंड हमारी क्लास वापस आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हम कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, साबुन, कागज, अपमार्जक के निर्माण में यूज किया जाता है। इसका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका निर्माण किस में होता है, साबुन में, कागज में, अपमार्जक के निर्माण में। पेट्रोलियम शोधन में और कपड़ा निर्माण में किसका यूज होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। साबुन, कागज, अपमार्जक के निर्माण में इसका यूज होता है। पेट्रोलियम शोधन में भी क्या होगा, इसका यूज होगा, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। इसके बाद है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या होगा, यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है CaOH2 जो है, कैल्शियम भुजा हुआ चूना जो होता है उसका यूज चमड़ा उद्योग में किया जाता है। अम्लीय मिट्टी जो है और गंदे नाले हैं उनके उपचार में किसका यूज होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। विरंजक चूर्ण बनाने में इसका यूज होता है। सीमेंट में, प्लास्टर में, इन सभी को बनाने में किसका यूज होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। इसका फॉर्मूला मैंने आपको सारे फॉर्मूले बताए थे, तब बताया था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका क्या है, फॉर्मूला है, तो इसको याद रख लेना है। इसके बाद हम चलते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये HSSC ने पूछा भी हुआ है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। इससे इसका जो नाम है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यूज है, ये एंटी एसिड के रूप में यूज किया जाता है और वेस्ट वाटर जो होता है उसके उपचार में भी इसका यूज किया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये एंटी एसिड के रूप में ही यूज किया जाता है। इसके बाद है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो औषधीय उपयोग में यूज होगा। इसके बाद में कास्टिक सोडा के रूप में कैल्शियम ऑक्साइड का यूज होता है। इसके बाद है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, ये मृदा, भूजल, पेयजल उपचार में इसका यूज होगा। टीवी डिस्प्ले की कोटिंग में इसका यूज होता है। तो आपको इतना याद रखना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये मिट्टी में, भूजल जो अर्थ में जो वाटर होता है उसके उपचार में इसका यूज होता है। टीवी डिस्प्ले जो होता है उसकी कोटिंग में इसका यूज होता है। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इसके बाद आ जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अक्षारीय बैटरियों में, सॉफ्ट सोप में, शैम्पू में इसका यूज होगा। इसके बाद यहाँ पर है अक्षारकों के रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है, अक्षारकों के जो रासायनिक गुणधर्म है वो क्या है। तो ये धातुओं के साथ में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। मतलब ये क्या करेंगे, मेटल्स के साथ में रिएक्शन करते हैं। ये हमने एसिड में भी पढ़ा था, यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं। तो वहां पर ये हाइड्रोजन रिलीज कर रहे थे और साथ साथ लवण रिलीज कर रहे थे। यहाँ भी ये जो मेटल है इसके साथ में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, लवण और हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2Al2, 2NaOH, 2H2O। ये मैंने ऐसे एग्जांपल लिया, ये हमारे पास में मेटल है और ये क्या अक्षार है और ये मिलकर क्या बना रहे हैं, 2NaAlO2 + 3H2, ठीक है। तो इसके साथ साथ यहाँ पर लवण और हाइड्रोजन का निर्माण हो रहा है। तो ये मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं और साथ साथ हाइड्रोजन बनाते हैं। तो इतना याद रखना है। इसके बाद रिएक्शन विद एसिड्स। एसिड्स के साथ में रिएक्शन करके ये क्या बनाएंगे, लवण और जल बनाएंगे। साथ साथ उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाते हैं। तो ये तो बहुत बार पढ़ चुके हैं हम। इसके बाद है नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ में भी रिएक्ट करके ये क्या बना रहे हैं, लवण और जल का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, CO2 है + 2NaOH है। तो ये क्या बना रहे हैं, Na2CO3 + H2O का निर्माण कर रहे हैं। तो ये आपको याद रख लेना है। रिएक्शन जब नॉन मेटल के साथ में होती है तब भी क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। CO2 यहाँ पर CO2 प्लस यहाँ पर 2NaOH, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, 2Na2CO3 + H2O का निर्माण कर रहे हैं। तो लवण और जल बनाएंगे नॉन मेटालिक के साथ में भी। अब वाटर के साथ में रिएक्शन करके OH को उत्पन्न करते हैं। ये क्या करेंगे, जैसे अक्षारकों को जब हम जल में घोलते हैं तो हाइड्रोक्सिलिक तथा हाइड्रोक्साइड आयन OH उत्पन्न करते हैं। तो वाटर के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, OH बनाएंगे। इसके बाद है अम्ल और अक्षारकों के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट तो जो थे उनके द्वारा कुछ संकल्पनाएं दी गई थी, कुछ प्रोसीजर बताया गया था। तो उसको भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। इसके बाद हमारी जो क्लास है वो खत्म हो जाएगी। आज मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब है तो बहुत ज़्यादा मुझसे भी नहीं बोला जा रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि आपकी जो क्लास है ना बहुत ज़्यादा लेंथी भी ना हो और आपको सही से समझ में भी आ जाए। तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा फुल एनर्जी के साथ आएंगे हम और उसको बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। मैं नहीं चाहती थी कि आपकी आज की क्लास मिस हो जाए, तो तभी मैंने सोचा कि चलो क्लास बना ही देती हूँ।
यहाँ पर है आरहेनियस अम्ल और आरहेनियस बेस। ठीक है, आरहेनियस एसिड और आरहेनियस बेस, ये एक साइंटिस्ट थे आरहेनियस, उनके द्वारा ये जो अवधारणा है, संकल्पना है, वो दी गई थी। इनका मानना था, इन्होंने कहा था कि जो भी पदार्थ होते हैं जो जल में घुले हुए होते हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन जो है इसकी सांद्रता में वृद्धि कर देते हैं। तो जो भी हाइड्रोजन, जिसमें भी हाइड्रोजन की सांद्रता जो है उसमें वृद्धि होगी तो वो कैसे होते हैं, आरहेनियस एसिड होते हैं। और जहां पर OH की अधिकता देखने को मिलेगी वो क्या होंगे, वो होंगे आरहेनियस बेसिस। तो अभी मैंने बताया था हाइड्रोजन जो रिलीज करेंगे वो क्या होंगे, एसिड होंगे, जो OH रिलीज करेंगे वो क्या होंगे, बेस होंगे। तो यहाँ पर भी यही थ्योरी आप कह सकते हैं, जो हाइड्रोजन की सांद्रता में वृद्धि करते हैं वो आरहेनियस एसिड है, और जो हाइड्रोक्सिलिक आयन की सांद्रता में वृद्धि करते हैं वो आरहेनियस बेसिस होते हैं। तो आई होप यहाँ तक का जो आरहेनियस का कंसेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा। H और OH वाला कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया, आरहेनियस के द्वारा दिया गया है, जो अभी हम पढ़ते भी हैं। इसके बाद है ब्रॉन स्टेटेड लॉरी एसिड एंड अक्षारक सिद्धांत। ठीक है, तो ब्रॉन स्टेटेड लॉरी एसिड एंड इनका जो बेसिस का सिद्धांत है वो क्या कहता है, इनके अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर प्रोटॉन देने की क्षमता रखते हैं। यानी कि जो प्रोटॉन को क्या कर देते हैं, अपने ऊपर से त्याग देते हैं, वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। जो दे देते हैं, दूसरों को दे देते हैं, तो वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। और जो लेते हैं, ग्रहण करते हैं प्रोटॉन को, वो क्या होंगे, ब्रॉन स्टेटेड बेसिस होंगे। तो यहाँ पर प्रोटॉन की बात की गई है, ब्रॉन स्टेटेड ने किसकी बात किया है, प्रोटॉन की बात किया है, आरहेनियस ने H और OH की बात की है। तो वे जो विलयन में प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं वो क्या होते हैं, बेसिस होते हैं। तो ये दो जो संकल्पनाएं वो हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद लुईस एसिड बेसिस है। ठीक है, लुईस का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात कर रहे हैं। इनका कहना है कि वह रासायनिक पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करने की क्या रखता है, अक्षमता रखता है, वह लुईस एसिड है। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को त्यागने की क्षमता रखता है वो क्या है, लुईस बेसिस होगा, इसका अपोजिट होगा। तो आई होप यहाँ तक का जो पॉइंट मैंने आपको तीनों अवधारणाएं बताई वो समझ में आई होंगी। फर्स्ट वाले में आरहेनियस HOH का कंसेप्ट था। सेकेंड वाला जो है ब्रॉन स्टेटेड, उसने दिया था जो प्रोटॉन का है वो कंसेप्ट दिया है। लुईस ने इलेक्ट्रॉन पेयर का कंसेप्ट दिया है। तो आई होप ये तीनों पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्वेरेजिया, ये एग्जाम में ना जाने कितनी बार पूछा गया है, इसको आप अच्छे से याद रखना। एक्वेरेजिया जो होता है, अमलराज जो होता है, ये एक विलियन होता है HNO3 का और HCl का। ये कुछ क्वांटिटी भी होता है, मिक्सचर होता है, तो इनमें जरूर रेशो होगा। तो HNO3 का जो रेशो है 1 होगा, HCl का रेशो इसमें 3 होता है। एक्वेरेजिया को ना सुनारों, मतलब जो ये सुनार वगैरह होते हैं, स्वर्णकार होते हैं, इनके राजा कहा जाता है, किंग ऑफ द गोल्ड वगैरह कहा जाता है, इनको सुनारों का राजा कहा जाता है, क्योंकि ये जो मेटल्स वगैरह होते हैं उसको पिघलाने का काम करते हैं। जो भी आभूषण है उसको पिघलाने का ये काम करते हैं। और कैसे कलर के होंगे, ये पीले और नारंगी कलर का होता है ये। ठीक है, तो स्वर्णकारों द्वारा आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में एक्वेरेजिया का यूज किया जाता है। तो किसके द्वारा यूज किया जाता है, जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, स्वर्णकार होते हैं, जो आभूषण बनाते हैं, उनके द्वारा इसका यूज किया जाता है। एक्वेरेजिया नाम है इसका। आपसे पूछा जा सकता है किस किस का सॉल्यूशन है, तो ये HNO3 और HCl का सॉल्यूशन है। HCl का 3 और HNO3 का 1 आएगा इसमें, क्योंकि यह सोना, चांदी, प्लेटिनम जैसी धातुओं को गलाने की क्या रखेगा, क्षमता रखता है। तो इसीलिए ये क्या है, यहाँ पर एक्वेरेजिया है, अमलराज है। तो आई होप यहाँ तक की पूरी क्लास जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लवण का टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। इसके बाद हम मेटल, नॉन मेटल के टॉपिक पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ जैसे वो एक सॉल्यूट का टॉपिक होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस वाला, वो भी उसमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो वो मैं आपको कराने वाली हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स वगैरह का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो फैक्चुअल पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको केमिस्ट्री में करा दूंगी, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इक्वली इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया ही था, अगर आपको हमारा ये बैच खरीदना है PDF का तो आप परचेज कर सकते हैं। 20 अक्टूबर तक ये ओनली 49 में आपको अवेलेबल हो रहा है, लेकिन बाद में जो इसका प्राइस है 20 अक्टूबर के बाद में इसका जो प्राइस है ना वो बढ़ जाएगा। तो आप चाहें, आपका मन करे, लगे आपको कि आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। इसमें कंप्लीट GA और SS रहने वाली है, तो आप इसे मतलब आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आप इसे पढ़ भी सकते हैं।
तो यही मुझे आपको आज के इस वीडियो में बताना था। आई होप आपको ये हमारी क्लास समझ में आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको लगता है कि हमारी क्लास किसी के लिए हेल्पफुल है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। अगर आपने हमारी वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा। चैनल को, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो अब हम मिलने वाले हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक हम हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। तब तक के लिए आपका थैंक यू, धन्यवाद।